ये जो जंग है इसके कयास है, इस बारे में चेतावनियां दी जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है। आपको कितना अभी तक मिल रहे संकेतों के मुताबिक आपको कितना समझ में आता है कि यह खतरनाक जंग में तब्दील हो सकती है चीजें जल्दी? खुद को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए वीएन झा साहब से शुरुआत कर लेते हैं। अनुज माथुर साहब के पास आएंगे जैसे उनका ऑडियो हम तक आ जाता है। वीएन झा साहब, ये जंग संभावित तौर पर जताया जा रहा है कि इजराइल ईरान के बीच में हो सकती है। अमेरिका ने चेतावनियां दे दी हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ने जा रहा है वो फ्यूल के ऊपर पड़ने जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है ईरान, और जो सबसे बड़ा असर होगा, जाहिर तौर पर भारत एक बड़ा आयातक है, भारत पर असर पड़ेगा। इस कीमत बढ़ेंगी और उसके चलते तमाम चीजें बढ़ेंगी। कितना बड़ा फ्यूल को लेकर पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, ये जो सब कुछ होने जा रहा है, ये अभी फिलहाल तो एक आशंका है, क्योंकि अब तक जो ईरान समर्थित हमास था, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह, वो अभी भी है वेस्ट बैंक में। हिजबुल्लाह भी है, यहाँ पे लेबनान में है, और हिजबुल्लाह ही इराक में भी है। तो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह अभी लगभग इराक इसराइल के चारों ओर है। और इसराइल ने जो अभी कदम लिया था, जिसमें कि ईरानी जो जो सेना के कमांडर थे वो मारे गए थे, वो भी एक रिटेलिएशन था। मतलब उसके पहले भी ईरान हमले कर चुका है। तो ईरान इसमें जो है वो डायरेक्टली अभी इन्वॉल्व है। लेकिन क्या ये वॉर है? आपने सबसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए, ये वॉर नहीं है। वॉर तब होती जबकि एक ऑल अटैक ग्राउंड फोर्सेस सामने सामने होती, या नेवल फोर्सेस सामने सामने होती, या एयरफोर्स आमने सामने होती। तो ये चीज है नहीं, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो इराक ईरान के, वो कहीं पे भी इसराइल के आसपास आ नहीं सकते हैं, क्योंकि सीमा कहीं उनकी लगती नहीं है। या तो वो लेबनान के थ्रू आएंगे या फिर वो इराक के थ्रू आएंगे, जो कि अभी तक इसकी कोई इंटेल नहीं है। दूसरी, नेवल फोर्सेस के भी आमने सामने टकराने की कोई नौबत मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि रेड सागर में जो जो यूएस का बेड़ा है, वहाँ पे इसराइल का बेड़ा है। बीच में पहले वो थोड़ा सा यमन के आसपास में वो जो जो ईरान का आधिपत्य है वो है। मेडिटेरियन में वहाँ पे जो यूएस फोर्सेस हैं, पिछले 6 महीने 7 महीने से वहाँ पे वो अपना खेमा लगाए हुए हैं। तो नेवल फोर्सेस का भी टकराव डायरेक्टली नहीं है, सिर्फ रह जाता है एयरफोर्स। एयरफोर्स में भी ईरान के पास में जो हवाई जहाज हैं, वो बहुत पुराने हवाई जहाज हैं, जो कि आके आके एक इसराइल के ऊपर में आके नहीं, वो बम बरसा सकते। वो बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट हैं, उनकी इतनी रेंज नहीं है। उनको अगर किसी तरह से वो रेंज को कवर भी कर लें, तो वहां से ईरान से आके वो इसराइल के ऊपर में नहीं हवा वो बम बरसा सकते। सिर्फ एक चीज रह जाती है, इक्के दुक्के मिसाइल का अटैक, वो संभव है। और वहीं पे ईरान जो है वो कुछ ना कुछ वो कर सकता है, क्योंकि अगर वो कुछ करेगा भी तो इसराइल जो है, इसराइल का वो पहले वाला ही चीज है कि इसराइल रिटेलिएशन में ईरान के कुछ फैसिलिटी जो है उसको नष्ट कर सकता है, जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये ऑल आउट वॉर नहीं है। जहां तक भारत का संबंध है, कि तो भारत स्टेक होल्डर अभी फिलहाल तो नहीं है। भारत का इंटरेस्ट ईरान में भी है, और भारत का इंटरेस्ट इसराइल में भी है। ईरान में चाबहार पोर्ट है, उसके थ्रू हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। उसके थ्रू पूरा का पूरा मिड ईस्ट का वो हमारा जो रास्ता है वो बनता है। इसराइल हमारा बहुत ही नज़दीकी ये पार्टनर है बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में। एयरफोर्स में तो बहुत ही ज़्यादा उसका जो जो उसके टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे पास में हैं। ड्रोन उसके थ्रू हमने खरीदे हुए हैं। तो दोनों हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि रूस और यूक्रेन था। यूक्रेन के थ्रू हम एन जो एन 32 एयरक्राफ्ट था हमारा,
उसके बहुत सारे पार्ट्स हमारे पास आते थे यूक्रेन से, और रशिया से तो डिफेंस इक्विपमेंट आते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस है, ये वहाँ जहाँ की तहाँ है। जो जो हमने देखा था यूक्रेन वॉर में, वही गाज़ा के वॉर में भी है। अब बच जाता है कि ऑयल जो हमारे पास में इंपोर्ट होता है, तो ऑयल का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं पड़ेगा, वो पूरे विश्व में है, जो कि हमने यूक्रेन वॉर के बाद में देखा था, और ये गाजा वॉर के बाद में भी शुरू हुआ है। तो जो सप्लाई चेन है, वो कहीं न कहीं इंटरप्ट होगी अगर फुल फ्लेज वॉर होगा। हम्म। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फुल फ्लेज वॉर होगा। ये कुछ छिटपुट जो है, वो या तो मिसाइल अटैक्स होंगी या ड्रोन अटैक्स होंगी, हम्म। जिसकी कि इंटेल हमें मिल रही है हम्म। कि ईरान पिछले लगभग 1 डेढ़ हफ्ते में हम्म। अपनी जो उसके ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन्स को किसी भी तरह से अटैक करने के लिए, चाहे वेस्ट बैंक के थ्रू या लेबनान के थ्रू, हम्म। या हो सकता है कि कहीं एक आध अगर कोई ऐसा हवाई स्ट्रिप जो खाली पड़ा हुआ है इराक के पास में, तो वहां से भी वो कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई इंटेल नहीं है कि इराक ईरान के साथ ठीक है। मिलकर कोई एक जॉइंट फोर्सेस बना अनुज रही है। माथुर जी से भी बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं फिलहाल इस बात के संकेत नहीं है, हालांकि ये संकेत बहुत सारे मिल रहे हैं। किस तरीके से सारी तैयारियां की जा रही है, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पहले ईरान हमले से पहले इजराइल ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का प्लान है, ईरान के ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। इजरायली फाइटर पायलट्स को एक खास ट्रेनिंग दी गई है जो कि ईरान के उन ठिकानों पर हमला कर सकती है जिन्हें परमाणु ठिकाने माना जाता है। इजरायली फाइटर पायलट्स को इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि अगर ईरान शुरुआत करता है तो काउंटर के तौर पर इजराइल इस तरीके का ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन न केवल इतना इजराइल कर रहा है, इजराइल ने इसके साथ अपनी फोर्सेस को भी मोबिलाइज किया है। जो छुट्टियां थी उन छुट्टियों को रद्द किया है। कई मोर्चों पर इजराइल ने तैयारी कर ली है। लेकिन किसमें कितना है दम, जहां तक इजराइल और ईरान की बात समझी जाए तो उसको हम देख लेते हैं। ईरान 24.2 अरब डॉलर रक्षा बजट है। वहीं पर जो हम चीज़ें यहाँ पर लगातार देख रहे हैं उसमें इजराइल के पास 2200 टैंक हैं, ईरान के पास करीब 4071 टैंक हैं। सीधी सीधी लड़ाई हो पाती है नहीं हो पाती, ये भी बड़ी बात है। इजराइल के पास 67 युद्धपोत हैं। इजराइल के पास करीब 43,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, ईरान के पास ज़्यादा हैं। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं और वहीं ईरान के पास ये संख्या ज्यादा है। लेकिन क्या ईरान इस तरीके का कदम उठाएगा? अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या इस तरीके से गाजे बाजे के साथ किसी युद्ध की घोषणा होती है कि वार शुरू होने वाला है, ईरान हमला करने वाला है, उसके लिए सारी चीजें हो जाएं, या ये सारी चीजें की जा रही? क्या पहले से ऐसे किसी वॉर में जानकारी इस तरीके से खुलकर साझा होती है? अगर साझा होती है तो क्या वॉर में तब्दील होती है वो? देखिए, मैं आपको एक बहुत साधारण और बहुत फंडामेंटल बात बताता हूँ। और वो फंडामेंटल बात यह है कि जब भी किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच या किन्हीं दो संभावनाओं के बीच युद्ध होता है, वो युद्ध हमेशा 3 स्तरों पर लड़ा जाता है। एक 3 फ्रंट्स जिसको बोलते हैं। एक फ्रंट होता है इकोनॉमिक फ्रंट, कि आप दूसरे को इकोनॉमिक फ्रंट से, चाहे वो उनके ऊपर वो लगाना हो, चाहे किसी भी प्रकार से उनको इकोनॉमिकली। दूसरा फ्रंट होता है साइकोलॉजिकल या मीडिया फ्रंट। साइकोलॉजिकल और मीडिया फ्रंट पे लड़ाई होती है। और तीसरा फ्रंट होता है ग्राउंड फ्रंट, कि जब आपके ग्राउंड के ऊपर लड़ाई होती है, जो आपके हथियार नजर आ रहे हैं, आपको ये नजर आ रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे और मीडिया फ्रंट पे लगातार दोनों के बीच अभी से नहीं, काफी समय से लड़ाई चलती चली आ रही है। और ये तमाम चीजें कि मेरे पास ये है, उसके पास वो है, अपने आप को बड़ा सिद्ध करना, ज्यादा ताकतवर सिद्ध करना, कमजोर पर, तो ये तमाम चीजें उसी मीडिया वॉरफेयर, उसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। अब आप देखें कि ये जो हम बात कर रहे थे कि उनके पास इतना टैंक है, इतनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं। देखिए, जब भी लड़ाई होती है, मैं 40 साल सेना में रहा हूं, लड़ाई में आपके पास क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस क्या में से कितना अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको उसका डिसीजन निकालना है, वो असली चीज होती है। आप अमेरिका के पास आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन वो वियतनाम में कुछ नहीं कर पाया, कि अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि एप्लीकेशन आप उसमें से कितनी चीज को ग्राउंड के ऊपर कर सकते हो, उस पर सब निर्भर करता है। आप ये देखें कि जो जो ईरान की ताकत आप नजर आ रही है आपको, ज्यादा बढ़ी हुई, ज्यादा टैंक, वो टैंक कहाँ है? वो जब तक वहां पहुंचेगा तब तक लड़ाई खत्म हो जाएगी।
तो मेरा ये मानना है कि किस प्रकार से ईरान उसको अप्लाई करेगा, ये तमाम बातें जो अभी हो रही हैं, मैं अपने को पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत हूं कि ये तमाम बातें साइकोलॉजिकल फ्रंट पे हो रही हैं। एक बात और ईरान को पता है और बहुत अच्छी तरह पता है कि इजराइल जो है एक नॉन न्यूक्लियर पावर है। वो नॉन न्यूक्लियर पावर होने से क्या होता है कि एक इम्बैलेंस है दोनों की पावर में, कितने भी आपके ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, मिसाइल्स, ड्रोन ज्यादा हो, लेकिन जब वो एक न्यूक्लियर ताकत का जो 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 एसेट है उनके पास, डिटरेंस है, वो बहुत बड़ा डिटरेंस है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। एक वजह और है उसकी कि आप हम इतना बता रहे हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। इजराइल के पास अमेरिका है और अमेरिका के पास 4, 5, 6 नौसैनिक बेड़े हैं जो कि मेडिटेरेनियन में, रेड सी में और सी ऑफ ओमान में और गल्फ ऑफ पर्शिया में मौजूद हैं ऑलरेडी। तो ये तमाम बातें उनको देखनी पड़ेंगी। न्यूक्लियर, अमेरिका की फैसिलिटीज, उनकी अपनी आपने बड़ी अच्छी तैयारियां। बात कही, पर्शियन गल्फ की बात करें, रेड सी की बात करें, ये दोनों ऐसे ऐसे रास्ते हैं जो समुद्री रास्ते हैं जो जहां पर